अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। मेरा नाम रूहानुल हक है और आज हमें बात करनी है वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक्स की, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मुझे कई बार मैसेजेस आ चुके हैं पर्सनली। लोग पूछते हैं कि भाई आप एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ाते, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ाते, आप टेंसेस नहीं पढ़ाते, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ाते, क्योंकि शायद उनको यही लेक्चर्स बताए जाते हैं बेसिक्स में। तो खैर मैं इसको बेसिक्स नहीं समझता, इससे भी ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेंटेंसेस की और वर्ड्स की होती हैं, ठीक है। तो खैर अब इसका टाइम आ चुका है तो फाइनली इसको डिस्कस कर लेते हैं। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आज हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करनी है। और अब आपका सवाल ये होगा कि भाई इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे क्या। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। ठीक है, यानी एक ऐसा बच्चा जो कि बिगिनर हो और उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ भी ना पता हो, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसके जहन में होना ज़रूरी हैं। ठीक है, वो बातें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। सेकेंडली हमें डिस्कस करना है मेथोडोलॉजी ऑफ आइडेंटिफिकेशन को, यानी कितने हमारे पास मेथड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के। ठीक है, यानी किन मेथड से हम पहचान सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर जनरली तौर पे बात की जाए तो दो ही मेथड्स हैं, जो कि है फंक्शनैलिटी मेथड एफएम और सफिक्स ट्रैक मेथड एसटीएम। ठीक है, और मैंने इसलिए आपको एफिक्सेशन वाला टॉपिक पढ़ा दिया था पिछली वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे सफिक्स का थोड़ा सा काम है। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है काइंडली वो भी देख लीजिएगा, आपको थोड़ी सी आसानी होगी। और थर्ड पे हम बात करेंगे कि भाई इतने बड़े टॉपिक के अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस बड़े टॉपिक के अंदर कौन से ऐसे स्पेसिफिक सेक्शंस होंगे, कौन से ऐसे स्पेसिफिक चैप्टर्स होंगे जिन्हें हमें ज़्यादा मेजर कंसिडर करना है। देखो, प्रपोजिशन भी है, नाउन भी है, एडजेक्टिव्स भी है, एडवर्ब भी है, और सब में ही अपने अपने बहुत खतरनाक रूल्स हैं। ठीक है, सब में रूल्स हैं। तो हमें पढ़ना तो सब है, लेकिन कुछ चीज़ों पे स्पेसिफिक फोकस करना होगा अगर एग्जाम में अच्छे नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको खुद बता दूंगा कि वो कौन से टॉपिक्स हैं, बिल्कुल एंड में। तो आप में से जो लोग मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे होंगे, उनको देख के थोड़ा सा नया नया सा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया लेक्चर का। ठीक है, अब लेक्चर स्लाइड्स जो होंगी वो मोस्ट प्रोबेबली इसी के ऊपर डिज़ाइन होंगी, ऐसी ही डिज़ाइन होंगी। ठीक है, और मुझे ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीका लगता है, जिससे एक बच्चे को बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, मैं इसी तरह आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा पहले टॉपिक का कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, एंड देन फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कशन करके आगे टॉपिक की तरफ जाएंगे। इंपॉर्टेंट बातें क्या होंगी, वो ये वाली बातें होंगी, जैसे कि ओरिएंटेशन ऑफ लेक्चर। ठीक है, जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि मुझे ओरिएंटेशन बहुत पसंद है लेक्चर्स की, मतलब किस तरीके से आप सेक्शन वाइज डिवीजन बना सकते हो इंग्लिश के अंदर। तो देखो भाई, इंग्लिश के तीन डिवीजन होते हैं। एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है, जिसके अंदर हम ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रामर रिलेटेड सारा कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा होता है इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, जिसमें हम प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट और इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के अंदर काउंट हो जाएगा वो। और तीसरा है हमारे पास इंग्लिश कन्वर्सेशन, जिसके अंदर हम स्पोकन इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, वोकेबलरी वगैरह इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आपको पता रहे कि आज जो टॉपिक है वो किस साइड का है। ठीक है, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप अगर कोई पोर्शन वाइज बनाता हो, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो एक कॉपी के अंदर पोर्शन बनाते हैं कि भाई यहाँ पे मैं ग्रामर पढ़ूंगा, यहाँ पे मैं वोकैबलरी पढ़ूंगा। ठीक है, अगर इस तरह का कोई माइंडसेट रखता है तो उसकी आसानी के लिए उसको बता दिया करूंगा मैं स्टार्टिंग में कि भाई आज का जो टॉपिक है वो इस साइड से रिलेट करता है। ठीक है, वैसे तो ये बहुत बच्चों वाली बात है, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ मेंशन करना, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। तो आज जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर के ही सेक्शन में काउंट होता है। ठीक है, तो अब हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। लेट्स डाइव इन। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को। तो अब ज़रा अटेंटिव रहिएगा। सबसे पहली बात ये कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्पीच का मतलब जो होता है वो होता है वर्ड्स। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। अभी बिल्कुल जस्ट अभी मैंने शायद 5 मिनट ही हुए होंगे, मैंने एक एमसीक्यू अपलोड किया है कम्युनिटी के अंदर, और उसमें मैंने यही इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डाला है कि स्पीच का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ लेटर्स नहीं कह सकते आप। ठीक है, बहुत सारे लोगों के जहन में आएगा कि वर्ड्स जो हैं वो तो लेटर्स के ही बनते हैं।
तो हम कंसिडर कर देते हैं कि पार्ट्स ऑफ लेटर्स भी पार्ट्स ऑफ वर्ड्स ही है और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स जो है वो खुद पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब भी बात होगी तो याद रखिएगा पार्ट्स ऑफ वर्ड्स ही आप इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ लेटर्स एक्चुअली काउंट हो जाता है मॉर्फीम्स के अंदर। मैंने एफिक्सेशन वाले टॉपिक के अंदर बताया भी था, अगर आपने वो मिस कर दिए वीडियो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि काइंडली उसको देख लीजिएगा एक बार, थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको। तो मैंने क्या बोला था अभी, पार्ट्स ऑफ लेटर्स जो है वो मॉर्फीम्स में काउंट हो जाता है, और मॉर्फीम्स क्या है वो मैं पहले बता चुका हूँ। पार्ट्स ऑफ वर्ड्स जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, हमेशा याद रखना। और कुछ लोग कहेंगे पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ क्या होगा या पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होंगे, ठीक है। तो उन सबको हम काउंट करते हैं डिस्कोर्स के अंदर। और ये जितनी बातें मैं अभी बता रहा हूँ ये सब मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी इसका क्योंकि टाइम नहीं है। अभी जितनी मैं बात आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ और जबानी बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कीजिएगा, अपने पास नोट्स में सेट कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अभी तक हमने सिर्फ दो बातें डिस्कस की हैं कि स्पीच का मतलब क्या है, और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। बस इतनी बातें की हैं हमने, ठीक है। तीसरी बात जो है वो आपके पास ये है कि हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हमारे पास टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए। लेकिन जहन में रखिएगा कि जो नाइन्थ वाला आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको कंसिडर नहीं किया जाता पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हमारे पास लैंग्वेज एक्सपर्ट्स या लिंग्विस्ट मौजूद हैं वो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते ही नहीं है। तो इसलिए अगर कोई भी टीचर आपसे पूछे कि बेटा कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं तो आपने सिंपली आंसर करना है कि सर या मैम देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, 8 बोलेंगे आप। और ऐसा क्यों है, नाइन्थ वाला फिर आपने क्यों बताया? नाइन्थ वाला मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जहन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका सेट हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा आप अगर कभी कुछ स्पीच टाइप देने लगे या कुछ भी किसी से बातचीत आपकी हो जाए तो आप उसको एक पूरा कंप्लीट अच्छा सा कॉन्सेप्ट दे सकें इस बारे में, ठीक है। नाइन्थ वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपका आर्टिकल्स कंसिडर किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल की बात हो जाए, एग्जामिनर की बात हो जाए या एग्जाम में कहीं लिखना पड़ जाए तो आप क्या बोलेंगे, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 9 नहीं होते, ठीक है। 9 को कंसिडर नहीं करेंगे आप। और क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, कोई खास वजह? तो वजह यह है कि एक्चुअली आर्टिकल्स जो आपके होते हैं वो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। नाउन्स को मॉडिफाई तो करने वाले एडजेक्टिव्स भी होते हैं, इसीलिए आर्टिकल्स को हम एक डिफरेंट कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। उन्हें हम सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसिडर करते ही नहीं है, ठीक है। बस आपने ये जहन में रखना है, इसकी बहुत गहराई में घुसना नहीं है क्योंकि हम कोई यहाँ पे हिस्ट्री या कोई बहुत एंग्लो सेक्सन लेक्चर देने आए नहीं है, ठीक है, जो कि इंग्लिश से पूरे लिटरेचर और उसको भर दे। हमें यहाँ पे सिंपली जो काम करना है वो कॉन्सेप्चुअल, एग्जाम बेस्ड और कंपेरेटिव बेस्ड करना है कि आपके नंबर्स अच्छे से आ जाएं और आपके जहन में जिंदगी भर के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट फिट हो जाए, ठीक है। आई होप ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। सिर्फ इतने ही इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं, इससे ज़्यादा बात हमें इसके ऊपर नहीं करनी है। छोटी सी चीज़ें डिस्कस करनी है बस, जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने आपको बताया 8, वो एक्चुअली होते कौन कौन से हैं। तो देखिए ये लिस्ट मैंने आपके सामने मेंशन कर दी। सबसे पहले नाउन, देन प्रोनाउन, देन वर्ब, देन एडवर्ब, देन एडजेक्टिव, देन प्रपोजिशन, देन कंजंक्शन एंड लास्टली इंटरजेक्शन, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नाउन होता है। और सबसे ज्यादा मुश्किल जो होता है, जहाँ अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे खिलाड़ी इंग्लिश के फेल हो जाते हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, मैं भी बहुत बार फंस चुका हूँ इस चीज में। और वो टॉपिक आपका है प्रपोजिशन, ठीक है। प्रपोजिशन एक तरीके से मौत का खेल है, ठीक है। उसमें आप फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे आप, आपको कोई रास्ता ही नजर नहीं आएगा, वो ऐसा है, ठीक है। तो प्रपोजिशन को सबसे ज्यादा टाइम देना है, उस पर काम करना है। अभी मैं एंड में बात करूंगा इसके ऊपर, ठीक है, कि क्यों वो मुश्किल है, क्या मसले हैं, ठीक है, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सेपरेट भी देखेंगे, इनके चैप्टर्स बनाऊंगा मैं, ठीक है। अभी अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि सर ने निपटा दिया, बस ऐसे ही फारिग करा दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच, बस ऐसे ही डंडी मार दी, बहुत छोटा सा लेक्चर बना दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई। मैंने हर बार हर लेक्चर आपको तमीज से पढ़ाया, तमीज से कराया, तो ये वाला भी मैं आपको तमीज से ही कराऊंगा। बस फर्क ये है कि हर चीज की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस तरह ऑर्गेनाइजेशन सेट करी कि आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। कम कम छोटी छोटी बातें करेंगे हम लोग। और इन 8 के 8 को मैं सेपरेट चैप्टर्स में रूल वाइज डिस्कस करूंगा, उसमें हम डिटेल सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर बहुत लंबी वीडियोस होंगी। और आर्टिकल्स को मैंने क्यों एक्सक्लूड किया ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे आर्टिकल्स को कंसिडर नहीं किया जाता। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट।
अब हमें बात करनी है मेथडोलॉजी ऑफ आइडेंटिफिकेशन की, यानी कितने मेथड्स हैं हमारे पास। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 2 मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे पहले हमें डिस्कस करना है फंक्शनैलिटी मेथड FM। और फंक्शनैलिटी मेथड में बेसिकली हम देखेंगे कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को बाय फंक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी इनकी फंक्शन की बेसिस पे। फंक्शन समझते हैं ना, यानी इनका काम क्या है सेंटेंस के अंदर, उस काम की बेसिस पे आप इन्हें किस तरह पहचान पाएंगे। ठीक है, यानी अगर ये एनोनिमसली आ जाए आपके सामने तो क्या आप फर्क कर पाएंगे कि कौन सी चीज प्रेपोजिशन है, कौन सी चीज नाउन है, कौन सी चीज एडजेक्टिव है। अब आप में से बोलेंगे अरे सर आप तो बिल्कुल ही मॉन्टेसरी किंडरगार्टन समझ रहे हैं सर, हमें तो बहुत आसानी से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे इतनी चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कि आपके लिए बहुत मसला होगा। और वो कैसे होगा हम इसको भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे। अभी आप जो चीज देखें अपने सामने वो ये कि सबसे पहले हमें बात करनी है नाउन की। ठीक है, नाउन को अपने जहन में लाएं बिल्कुल। आपको जितना भी कॉन्सेप्ट पता है नाउन से रिलेटेड वो सब अपने जहन में अभी फिट कर लें, क्योंकि अब हम इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं फंक्शन की बेसिस पे। ठीक है, तो याद रखिएगा फंक्शनैलिटी बेसिस पे हमारे पास नाउन के सिर्फ 2 ही तरीके हैं आइडेंटिफिकेशन के। पहला जो तरीका है वो ये है कि अगर कोई भी वर्ड हो, मेरी बात सुनना गौर से, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। कोई भी वर्ड हो, और ये हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है, जो रूल मैं अब बताने वाला हूँ। कोई भी वर्ड हो और उस वर्ड से पहले एक आर्टिकल मौजूद हो, और वो आर्टिकल कोई सा भी हो। आर्टिकल्स तो पता है ना, ए, एन, द। इतना नर्सरी लेवल मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि किसी को ना पता हो, ठीक है, इतना तो पता होगा। तो आर्टिकल्स जो हैं, अगर आर्टिकल कोई भी प्रेजेंट है आपका किसी भी वर्ड से पहले, तो एक बात आपको याद रखनी है कि वो जो कॉम्बिनेशन होगा उसको, उसमें जो वर्ड आपका होगा वो वर्ड नाउन कहलाएगा हमेशा। क्या कहलाएगा? नाउन। क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं। ठीक है, यानी आर्टिकल अगर आ रहा है और उसके आगे कोई भी वर्ड है तो वर्ड जो होता है वो आपका नाउन ही होता है। ठीक है, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने का जो काम है वो आर्टिकल्स को दिया गया है। ठीक है, एक आर्टिकल को दिया गया है, दूसरा एडजेक्टिव को दिया गया है। नाउन जो है वो खास लोग हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है अ बॉय, यानी एक लड़का। ठीक है, इसी तरह आकार यानी एक गाड़ी। तो आई होप ये बच्चों वाली बातें आपको बिल्कुल क्लियर हैं। वैसे तो इन बातों को मेंशन करना बनता ही नहीं है क्योंकि इतने हाई लेवल पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार आपको 1 to all लाइक बेसिक 0 जो होती है उस वाली स्टेज से लेके एडवांस 100 वाली जो स्टेज होती है वहां तक कि जितनी भी हमारे पास बातें हैं या जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपको बता दूं। ठीक है, तो काइंडली इसको नोट डाउन लाजमी कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि यार इतनी बच्चों वाली बातें मैं क्यों लिखूं, इतनी बच्चों वाली बातें मैं क्यों कंसिडर करूं, क्योंकि आगे जाके जब आप रिवीजन ले रहे होंगे तो मुझे पता है कि आपका दिमाग जो है वो किस तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को परसीव कर रहा होगा। ठीक है, तो काइंडली एज अ रिक्वेस्ट समझ के इन चीज़ों को कंसिडर कीजिएगा। सेकंड जो हमें बात करनी है वो ये बात करनी है कि अगर आपके पास कोई भी वर्ड हो और वर्ड के साथ SES लगा हुआ हो, क्या बोला मैंने? कोई भी वर्ड हो और वर्ड के साथ SES लगा हुआ हो, तो हम क्या करते हैं कि वो वर्ड प्लूरल बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है? प्लूरल बन गया है। अगर तो वो वर्ड प्लूरल बन गया है इसका मतलब यह है कि ज्यादा चीजों की या ज्यादा लोगों की बात हो रही है। ठीक है, प्लूरल का मतलब ये होता है ना, सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता ही होंगे। तो अगर कोई वर्ड SES लगने पर प्लूरल बन रहा है तो हम कहते हैं कि वो वर्ड 110% आपका नाउन ही है। क्या है? नाउन है। ठीक है, अब जैसे फर्ज कर लो कोई भी वर्ड है, अगर वो सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर तो बहुत चीजें हो सकती हैं। सिंगुलर आपके पास नाउन भी हो सकता है, सिंगुलर आपके पास क्वालिटी भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं हैप्पी लिख रहा हूँ तो हैप्पी क्या है? ये आपके उसमें आ गया, स्टेट पे आ रहा है। ठीक है, हैप्पीनेस हो गया। ठीक है, इस तरह तो ये सब तो लाइक नॉर्मल वर्ड्स हैं जो सिंगुलर फॉर्म में अपनी, तो इनके तो खैर कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होगी। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सिंगुलर फॉर्म होगी तो वो तो कुछ भी हो सकती है, इसलिए सिंगुलैरिटी वाले केस को तो साइड कर दें। लेकिन प्लूरल फॉर्म की अगर बात करें, जैसे हमारे पास मैन का मैन होता है, ठीक है, यानी MAN के बजाय हो जाता है MEN। ठीक है, तो ये तो खैर हमारे पास इरेगुलर उसमें चला गया प्लूरल्स में। और अगर SES लगने वाले जो प्लूरल होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल मेरे जहन में नहीं आ रही, बट आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बल्कि यहाँ लिखी हुई है ना, मैंने लिख दी है, सॉरी। बॉय का जैसे मैंने बना दिया बॉयज, तो S लगा दिया मैंने। ठीक है, कार का मैंने बना दिया कार्स, तो यहाँ भी देखें S लग चुका है। तो S लगने की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज आपको प्लूरल बनती हुई दिख रही हो तो 100%
ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो नाउन ही होती है, ठीक है। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना कि जैसे प्ले है, तो प्ले के साथ अगर एस लग गया तो प्लेस बन गया, तो प्ले तो ऑलरेडी वर्ब है ना। तो कुछ चीजों को फंक्शनैलिटी वाइज भी आपको देखना होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकंड केस वाले को बहुत रिलाय मत कर देना उस पर कि वो फिक्स केस होगा। फर्स्ट केस जो मैंने आपको बताया वो फिक्स्ड केस है, ठीक है। वो हमेशा दिखेगा आपको कि आर्टिकल है और आर्टिकल के आगे अगर कोई वर्ड है तो वो नाउन है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर इनमें से कोई भी बात आपको समझ नहीं आती या पूरे लेक्चर के अंदर भी कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप उस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपनी क्वेरी को इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके लाइक शेयर कर दीजिए। सॉरी, ऑडियो में थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आ रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि आपको अगर कहीं भी ऐसा लगे कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या वहाँ पे कुछ इशू है, तो आपने सिर्फ उस जगह का सिर्फ लाइक उस स्लाइड का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसको आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लिंक जो है वो मैं चैनल बायो में दे चुका हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा अपने वॉइस मैसेज के थ्रू। सारी जो चीज़ होगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे, भले वो कुछ भी हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक मेरी बातें क्लियर होंगी। अच्छा, चूंकि स्लाइड का जो इंटरफेस है वो चेंज हुआ है, चीज़ें कुछ नई नई लग रही होंगी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इस बार लेक्चर्स को सेट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है लेक्चर स्लाइड, ठीक है। मैंने स्लाइड को बाकायदा लेबलिंग देके सेट किया हुआ है। यहाँ से आपके लेक्चर का आगाज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का आगाज किया है, वैसे ही इस वाली स्लाइड से लेक्चर का आगाज होगा। लेक्चर स्लाइड लिखा हुआ है। इसी तरह पीछे देखिए इंट्रोडक्टरी स्लाइड लिखा हुआ है, यानी लेक्चर का जो इंट्रोडक्शन होगा वो इस स्लाइड पे होगा, ठीक है। लेक्चर का जो इंट्रोडक्शन होगा वो इस स्लाइड पे होगा। और अगर आप आगे जाएंगे आप, तो ये एक स्लाइड है जिसको मैंने लिखा है कि सॉरी, यहाँ पे मैंने डिफरेंस सेट किया हुआ है, ठीक है। यानी दो चीज़ों के दरमियान जब डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो मैं इस स्लाइड को यूज़ करूंगा। और आज के लेक्चर के अंदर क्योंकि हमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, तो इस चीज़ को हम इधर ही छोड़ देते हैं। और थर्ड पे मैंने सेट किया है थ्री डिफरेंस स्लाइड को, यानी इसके अंदर जब तीन चीज़ों को मुझे डिफरेंशिएट करना होगा, जैसा कि मैंने एक बार किया था शायद होमोफोन, होमोनिम एंड होमोग्राफ में। तो इसी तरह अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें हमें तीन चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, तो उसमें मैं इसको इस वाले टेबल को यूज करूंगा, ठीक है। आज भी लेक्चर में ऐसा कुछ है नहीं, तो जस्ट लीव इट। तो अब हम आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। सेकंड पे होता है हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम सिर्फ एक है, ये रिप्लेस करेगा नाउन को, यानी नाउन की जगह ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ मलाइका इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो आपके पास जो वर्ड है मलाइका वो नाउन है, और इसकी जगह अगर हमें किसी और को देनी हो, यानी अगर फर्ज कर लीजिए मुझे मलाइका की आइडेंटिटी को हाइड करना है, मुझे प्राइवेसी रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मलाइका नाम नहीं लूंगा, मैं उसकी जगह बोल दूंगा शी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। मैंने सिर्फ ये लिख दिया। तो यहाँ मैंने जो शी यूज किया है ये आपका प्रोनाउन है। और चूंकि मलाइका था वर्ड, ठीक है, यानी लड़की थी, तो लड़की के लिए जो प्रोनाउन आता है वो शी आता है। अगर कोई लड़का होता तो हम ही यूज करते, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, पहले पहले मैंने बोला था मलाइका इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जिसमें मैंने मलाइका नाउन यूज किया। तो अब मैं बोल रहा हूँ शी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जिसके अंदर शी मैंने प्रोनाउन यूज किया। एंड आई होप दैट इज ऑल क्लियर। थर्ड पे हमारे पास आता है वर्ब। और वर्ब के ऊपर बात करने से पहले मैं एक बार फिर रिमाइंड करवा दूं आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं या कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जहन में आ सकती है बात, वो ये कि नाउन में मैंने आपको थोड़े बहुत रूल्स दिखाए थे अभी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि प्रोनाउन तो बिल्कुल ही निपटा दिया, इसमें कोई रूल ही नहीं बताया। तो भाई देखो, अभी मैं सिर्फ जनरल आइडिया दे रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। जब हम प्रोनाउन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसके बड़े बड़े रूल्स हैं, वो सेपरेट चैप्टर वाइज वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी कुछ हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ जनरल आइडिया ले रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंट्रोडक्टरी बातें हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो बात है मेरी वो बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखिए, थर्ड पे आपके पास जो वर्ब है, वर्ब हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। मेन वर्ब के अंदर दो वर्ब आते हैं, ठीक है। पहले आप कंसिडर कर लें मेन वर्ब, ठीक है, यानी सेंटेंस के अंदर मौजूद मेन वर्ब जो आपका होता है, ठीक है। और उसके अंदर दो कैटेगरी होती है, एक होते हैं हमारे पास स्टेट वर्ब और एक होते हैं हमारे पास एक्शन वर्ब। स्टेट वर्ब स्टेट बताते हैं नाउन की, एक्शन वर्ब एक्शन बताते हैं नाउन का। कैसे बताएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ आई एम हैप्पी, क्या बोला मैंने? आई एम हैप्पी, यानी मैं खुश हूं। तो यहाँ पे एम जो है वो आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में भी कौन सा वर्ब है? स्टेट वर्ब है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बोला आई एम हैप्पी, यानी मैं खुश हूँ, मैंने सिर्फ अपनी हालत बताई, अपनी स्टेट बताई। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ पे मैंने
एम ड्रिंकिंग लगाया, ठीक है। एम आपके पास यहाँ पे अब स्टेट वर्ब नहीं है, एम आपके पास अब हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प कर रहा है किसकी, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेल्प करता है किसकी, एक्शन वर्ब की हेल्प करता है। और एक्शन वर्ब आपका कौन सा है यहाँ पे, ड्रिंकिंग, यानी पानी पीने का अमल। मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, तो काम क्या किया मैंने, यहाँ पे पानी पी लिया, ठीक है। तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे एक्शन वर्ब जो है वो आपका ड्रिंकिंग है और हेल्पिंग वर्ब आपका एम है, ठीक है। जबकि ऊपर मैंने क्या बोला, आई एम हैप्पी, जिसके अंदर एम जो है वो आपका स्टेट वर्ब है, क्योंकि ये स्टेट बता रहा है किसकी, सब्जेक्ट आई की। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। फोर्थ पे हमारे पास आता है एडवर्ब। एडवर्ब के अंदर देखिए जो प्रीफिक्स ऐड लगा है ये वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जहां कहीं भी अगर आप प्रीफिक्स को देख लें ऐड को, तो ऐड का मतलब होता है एडिशन, और अगर ये वर्ब के साथ लगा है तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे वर्ड का मतलब है एडिशन टू द वर्ब, यानी वर्ब के अंदर एडिशन करना, कोई चीज ऐड करना, ठीक है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर देखा जाए इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करके अगर हम कुछ एनालाइज करें तो वो ये बात है कि एडवर्ब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ब्स की, यानी वर्ब्स की मॉडिफिकेशन करते हैं ये मेनली, ठीक है। वर्ब को मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। मेन पर्पस इनका ये होता है। जबकि कभी कभी कुछ केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि ये एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं और साथ साथ दूसरे एडवर्ब जो होते हैं, यानी एडवर्ब्स की क्लास में जो दूसरी चीजें आती हैं उनको भी खुद एक दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई करता है, ठीक है। यानी अपने आप को भी मॉडिफाई करेंगे, एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करेंगे, और सबसे ज्यादा जिसको ये मॉडिफाई करेंगे वो क्या होगा, वो वर्ब्स होंगे, ठीक है। आई होप नंबर 4 इज क्लियर। अब हम चलते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 5 है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में फिर ऐड आ रहा है और साथ में जेक्टिव है। अब आप सोच रहे होंगे जेक्टिव क्या होता है, तो भाई देखो सिंपल सा केस है, इतना दिमाग भगाने की जरूरत नहीं है। ऐड का मतलब मैंने आपको बता दिया, ऐड का मतलब होता है एडिशन, और एडिशन एडजेक्टिव्स करते हैं नाउन के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बात बताई थी कि नाउन की मॉडिफिकेशन में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक आर्टिकल और एक एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव नाउन के अंदर मॉडिफिकेशन करता है मेनली, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कह रहे हैं। ऐड का मतलब ही होता है एडिशन, बता चुका हूँ, ठीक है। और कभी कभी हमें कुछ केसेस में देखने को मिलता है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि नाउन की जगह लेने वाला ही कौन होता है, प्रोनाउन होता है। अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, वी हैव प्रीवियसली डिस्कस दैट। सो 6 पे है हमारे पास प्रपोजिशन। प्रपोजिशन एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट, if I have to say one of the most hardest और one of the most conceptual जो हमारे पास parts of speech है वो preposition है, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ अच्छे से अच्छा खिलाड़ी जो है वो हार जाता है इंग्लिश में, ठीक है। prepositions को लाजमी सेट किया जाता है, एग्जामिनर्स लाजमी ये देते हैं इसका सवाल, क्योंकि ये वाहिद चीज है जो फंसा देगा आपको, ठीक है। और क्यों फंसाएगा, कैसे फंसाएगा, जब इसका हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तब आप देख लीजिएगा। अभी हमें सिर्फ जनरल आइडिया लेना है। तो prepositions का काम होता है रिलेशन को शो करना, ठीक है, नाउन के दरमियान ताल्लुकात, ठीक है। वो ताल्लुकात कैसे होंगे, क्या होंगे, ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। आप इसको याद रखने के लिए ये कंसिडर कर सकते हैं कि प्रपोजिशन आपके पास मोहल्ले की आंटी है, ठीक है, यानी इधर की बात उधर पहुंचाना, ठीक है। ये वाले काम सारे प्रपोजिशन के होते हैं, ठीक है। सिर्फ इसका काम रिलेशन से है, यानी रिश्ते, ठीक है, रिश्ते तोड़ना जोड़ना सारा काम ये प्रपोजिशन ने होल्ड किया हुआ है। और कैसे किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई एम इन द स्विमिंग पूल, क्या बोला मैंने, आई एम इन द स्विमिंग पूल, तो अभी इसका मतलब होगा कि मैं स्विमिंग पूल के अंदर हूं, ठीक है। इन जो है वो बता रहा है कि मैं अंदर हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को चेंज कर दूं, ठीक है, अब मैं सेंटेंस को चेंज करके क्या बोलूं, अगर मैं बोलूं आई एम जंपिंग इन टू द स्विमिंग पूल, तो अब ये मतलब नहीं है कि मैं स्विमिंग पूल के अंदर हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि मैं स्विमिंग पूल के अंदर जंप कर रहा हूं, यानी अभी तक मैंने जंप की नहीं है और अभी तक मैं स्विमिंग पूल के अंदर भी नहीं हूं। अभी मैंने सिर्फ एक बात की है कि मैं जंप कर रहा हूँ, यानी मैं बीच में हूँ, ठीक है। अब जंप कर लूंगा तो स्विमिंग पूल के अंदर चले जाऊंगा, ठीक है। तो इनटू लगाने का मकसद है कि मैंने एक मूवमेंट शो कर दी, एक मोशन शो कर दी, ठीक है। तो इन और इनटू के दरमियान जो फर्क होता है वहां मैंने क्लियर किया है पॉइंट, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि प्रपोजिशंस में क्या रिलेशंस होते हैं नाउन को लेकर, ठीक है, मीनिंग किस तरह चेंज होती है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। नंबर 7 पे होता है हमारे पास कंजंक्शन। नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। कन का मतलब होता है, कन एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है हमारे पास टुगेदर, और जंक्शन हमारे पास बेस वर्ड है जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन, यानी टुगेदर टू ज्वाइन, यानी चीजों को मिलाना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंजंक्शंस जो है वो कनेक्शन सेट करता है नाउन में, ठीक है, यानी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम जो है वो सिर्फ कंजंक्शंस का है, ठीक है। नाउन्स के दरमियान जो
जोड़ने का मामला है वो कंजंक्शंस का, आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए रिलेशन कुछ और है, प्रपोजिशन रिलेशन बताता है, कंजंक्शन कनेक्शन बता रहा है, ठीक है। रिलेशन यानी मीनिंग को चेंज करना, मतलब को चेंज करना, ताल्लुकात को चेंज करना, ठीक है। कंजंक्शन ये नहीं बता रहा, कंजंक्शन सिर्फ कनेक्शन है, जोड़ना, ठीक है। दो चीजों को मिला के जोड़ देना, बस सिर्फ जोड़ना है, तोड़ना भी नहीं है, सिर्फ जोड़ना है, ठीक है। तो दोनों चीजों में फर्क है। नाउ द वेरी लास्ट वन इज इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। इंटरजेक्शन हमेशा एक्सप्रेशन देता है, ठीक है, नाउन का, जैसे कि आपने सुना हुर्रा, अलास, ठीक है, या ओ, इस तरह करके हम यूज करते हैं ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। तो ये इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये वाहिद ऐसा हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा जिसमें शायद मैं इसका कोई अलग से चैप्टर ना बनाऊं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसमें ज़रूरत भी नहीं है, इसके रूल्स भी नहीं आते, और ये बहुत अनइम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, बट इसका जनरल आइडिया होना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। सो यहाँ तक हमने बात की फंक्शनैलिटी मेथड की, एफएम यहाँ तक कंप्लीट होता है, एंड आई होप दैट इज़ ऑल क्लियर टू। एक बार देख लीजिए, कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। फंक्शनैलिटी मेथड यहाँ से स्टार्ट हुआ था और अब हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब जो बात होने वाली है वो सफिक्स ट्रैक मेथड की होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मदद करेगा सफिक्स ट्रैक मेथड आपकी। चलिए तो अब बात करते हैं सफिक्स ट्रैक मेथड की। तो अब मैं करूँगा कुछ यूं कि मैं आपको सफिक्सेस बताऊंगा, ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि कौन सा सफिक्स मतलब किस सेक्शन में लाई कर रहा है, ठीक है। पहले सफिक्स लिखूंगा, फिर उसकी मीनिंग और फिर कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। कैसे होगा ये, सबसे पहले हमें बात करनी है सफिक्स ट्रैक मेथड के अंदर नाउन से, ठीक है। और देखिए याद रखिएगा, कुछ ऐसे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सफिक्स के मेथड पे, ठीक है। यानी सफिक्स ट्रैक मेथड हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। तो रखिएगा जहन में कि प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को हम इस वाले मेथड में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि होता ही नहीं है, मतलब इनका कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का गेम है ही नहीं। क्योंकि आप खुद सोचे ना, प्रपोजिशन में इन आता है, ऑन आता है, तो उसका क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनता, ठीक है। तो ये इसमें काउंट नहीं होते, जबकि जो हम आइडेंटिफाई करेंगे इसके मेथड के ऊपर, उसमें नाउन सबसे पहले करेंगे, फिर वर्ब, और फिर एडजेक्टिव्स, और फिर एडवर्ब्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें बात करनी है, मैं फिर रिपीट कर दूं, किसकी करनी है, नाउन की करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन सफिक्सेस में सबसे पहले हमारे पास होता है एज वाला सफिक्स, ठीक है। यानी एंड में अगर किसी भी वर्ड के एज लगेगा तो वो हमें कंडीशन बताएगा। कंडीशन कैसे हो सकती है, जैसे कि लीकेज, या कोई चीज होगी तो क्या हो सकती है वो, बैंडेज, ठीक है। मैरिज भी एक कंडीशन है, ठीक है। कवरेज, ठीक है। इसी तरह एक सफिक्स है टू पे, ए आर, ठीक है। जब ए आर किसी चीज के एंड पे लग जाएगा वर्ड के, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि ये वो शख्स है जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे बैक करने का एक्शन होता है भीख मांगना, ठीक है। जैसे कोई बैक कर रहा है तो भीख मांग रहा है, अगर उसके साथ में ए आर लगा दूं, जी ऐड करके, तो फिर क्या हो रहा है, बैगर, बैगर बन गया, ठीक है, यानी भिखारी। इसी तरह लाई करना, झूठ बोलना, ठीक है, LIE होता है, ठीक है, झूठ बोलना। तो अब अगर उसमें ए आर ऐड कर दिया तो क्या बन गया, लायर, यानी झूठ बोलने वाला। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसी तरह स्कॉलर भी है। और आगे फिर देखिए थर्ड पे CY हमारे पास सफिक्स है, जिसका मतलब होता है स्टेट या क्वालिटी को शो करना। जैसे कि अर्जेंट को बना दिया मैंने अर्जेंसी, एमरजेंसी बना दिया, ठीक है। फिर आगे एक्यूरेसी बना दिया, ठीक है, एक्यूरेट होता है ना वर्ड, उसका एक्यूरेसी, ठीक है, यानी एक स्टेट या क्वालिटी है। और डिसेंसी भी बना दिया एंड में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। इसी तरह फोर्थ पे हमारे पास डॉम है, ठीक है। आपने सुना होगा, डॉम हमें प्लेस का सेंस देता है या स्टेट ऑफ बीइंग का सेंस देता है, ठीक है। जैसे कि किंगडम, बोर्डम, ठीक है, डॉम नहीं था, सॉरी, डम था। तो किंगडम, बोर्डम, फ्रीडम और स्टारडम। तो किंगडम तो चलो कोई जगह हो गई, जैसे, ठीक है, कोई भी किंगडम हो सकता है, यूनाइटेड किंगडम हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रीडम जो है वो कोई जगह नहीं है, फ्रीडम हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। बोर्डम भी स्टेट ऑफ बीइंग में आ गया, ठीक है, कि मतलब आजादी होना, ठीक है, उस सेंस में। बोर्डम यानी बोरियत होना, ठीक है। सफिक्स अब आपके पास नंबर फिफ्थ पे डबल ई, जिसके अंदर इंटरव्यूवी, ठीक है, जो इंटरव्यू देता है शख्स, ठीक है, जो इंटरव्यू लेता है उसको इंटरव्यूअर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह एम्प्लॉई, नॉमिनी, ठीक है, आप देख सकते हैं सब कुछ मेंशन्ड है। सिक्स पे आपके पास सफिक्स है ER, ठीक है, जिसके अंदर सेम साइंस है, वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, जैसे पीछे था,
यहाँ पे वन हु परफॉर्म्स द एक्शन AR, इसी तरह यहाँ पे क्या है ER, वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, जिसके अंदर रीडर है, ड्राइवर है, रीडर यानी रीड करने वाला, ड्राइवर यानी ड्राइव करने वाला, पेंटर यानी पेंट करने वाला, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। सिक्स्थ हमने देख लिया। अब सेवेंथ पे आपके पास सफिक्स है हुड, जिसके अंदर स्टेट ऑफ बीइंग शो होती है, बॉयहुड, चाइल्डहुड, मैनहुड, स्पाउसहुड, ठीक है, यानी चाइल्डहुड यानी बचपना, ठीक है, कि चाइल्ड का जो हुड है एक तरीके से उसका बचपना शो कर रहा है, हुड यानी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, ठीक है। इस तरह इज्म आपने सुना होगा, आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। तो सफिक्स आपके पास इज्म जो होता है वो डॉक्ट्राइन या बिलीफ बता रहा है, यानी किसी चीज पे फेथ होना। आइसोमेरिज्म भी लोग मानते थे, ठीक है, जिसके अंदर अपने केमिस्ट्री के मामला जो है वो डिस्कस हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरह सूफिज्म यानी सूफीज का जो होता है, ईगोइज्म यानी ईगो रखने का कुछ होता है, ठीक है, नेपोटिज्म यानी फेवरिज्म के सेंस में जो चलता है, ठीक है। इज्म जो है वो बताता है कि आप किसी चीज पे बिलीव रख रहे हैं। IST इस्ट, ठीक है, इस्ट जो है आपके पास सफिक्स नाइन के ऊपर, वो बता रहा है कि वन हु इज समथिंग, जैसे कि हमारे पास डेंटल रिलेटेड जो मामला होते हैं, ठीक है, BDS वाले लोग, तो उन लोगों को डेंटिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इस्ट लगा दिया यानी डेंटल से ताल्लुक रखने वाले, केमिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले केमिस्ट, ठीक है। एथीस्ट हमारे पास एक्चुअली कोई वो नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है या कोई वो नहीं है। एथीस्ट हमारे पास वो लोग हैं जिनका कोई बिलीव नहीं होता किसी भी, ठीक है, खुदा पे, क्योंकि थीस्ट जो आपके पास वर्ड होता है वो रिलीजन का सेंस देता है। हेडोनिस्ट हमारे पास वो लोग होते हैं जो पीस ढूंढते हैं, यानी सुकून की तलाश में निकलने वाले लोग जो होते हैं उनको हम हेडोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। 10th में हमारे पास सफिक्स आइस, ठीक है, जो कि वर्ड्स के एंड में लगता है तो वो रिजल्ट बताता है किसी भी एक्शन का, ठीक है। जैसे सर्विस, ठीक है, कावर्ड होने का एक्शन अगर आप कंसिडर कर लें, कॉवर्डीज, सेक्रीफाइस, ठीक है, इस तरह इनजस्टिस, ठीक है, सॉरी इनजस्टिस है, नहीं पागल हो गया हूँ, इनजस्टिस बोल दिया मैंने, हाँ हाँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ जगह पे लाइक प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस आ सकते हैं, वो आप अभी मैं उसको एक्चुअली कंसिडर नहीं कर रहा, इसलिए बहुत नॉर्मली बोल रहा हूँ, वरना जब प्रोनाउंसिएशन को कंसिडर करेंगे तो आप उसको देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं लाइक नॉर्मली सिर्फ किसकी, कि हमारे पास कौन से सफिक्स हैं, उनके क्या मीनिंग, लाइक क्या मतलब है उनका, और हमारे पास उसके अंदर किन वर्ड्स की एग्जाम्पल्स शामिल हैं, ठीक है। और भी दूसरे वर्ड्स हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिमिटेड ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इस तरह लॉजी आपने सुना होगा, लॉजी तो सबको ही पता है, ठीक है, बुक्स में मेंशन है बड़ी बड़ी कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी या थ्योरी, ठीक है। यहाँ थ्योरी मैंने ऐड कर दिया, स्टडी आपको पहले ही पता होगा। तो बायोलॉजी यानी बायो की स्टडी, इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम की स्टडी, टेक्नोलॉजी यानी टेक वगैरह से रिलेटेड जो स्टडी है, ठीक है। मिथोलॉजी यानी वो जो ग्रीक गॉड्स है ना, ग्रीक माइथोलॉजी, सॉरी मिथोलॉजी बोल दिया, माइथोलॉजी, मिथ जब होता है तो उसको ऐसे कंसिडर करते हैं, लेकिन माइथोलॉजी और लाइक मिथ जो होता है उसको इस तरह बोलते हैं, लेकिन मिथोलॉजी नहीं बोल सकते, माइथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, जब स्टडी वाइज कंसिडरेशन रखते हैं। तो खैर 12th पे हमारे पास सफिक्स जो है वो मेंट है, बहुत कॉमन सफिक्स है, और इसकी मीनिंग होती है द कंडीशन ऑफ एन एक्शन, यानी किसी एक्शन की कंडीशन, जैसे पनिश करने की कंडीशन है पनिशमेंट, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे एग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं इसकी। आर्ग्यू करने की कंडीशन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये सब कंडीशन शो कर रही है। अब आप मतलब समझिए, अब आप कह रहे हैं कि सर तो बिल्कुल लाइन से शुरू ही होगा बिल्कुल तेजी से, भाई नहीं, कंडीशन बता रहा हूँ, देखो नाउन की बात कर रहे थे, नाउन सफिक्सेस क्यों बोल रहा हूँ इनको, ये जितने सफिक्सेस की लिस्ट मैंने आपको भी बताई है, ये सारे वो सफिक्सेस हैं जो नाउन में कंसिडर होते हैं, यानी नाउन में जब आपको अगर आपको पता ना हो ना कि सामने वाला वर्ड नाउन है या नहीं, तो इस वाली लिस्ट से आपको पता चल जाएगा अगर आपके जहन में ये सफिक्सेस हैं, ठीक है, जो कि याद रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप बार बार मेमोराइजेशन सेट कर देंगे, एक बार अपने तमीज के नोट्स बना लेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी, आप देख के थोड़ा बहुत आइडिया कर सकते हैं कि लाइक कौन सी चीज नाउन है, कौन सी चीज नाउन नहीं है, ठीक है, कौन सा मैटर जो है वो कहाँ फॉल कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आप देख सकते हैं ये सब कुछ आपको क्लियर होगा, ठीक है। 12 तक हमने बात की है, अभी और है। 13 पे हमारे पास सफिक्स है ऑन, एन और एन, ठीक है, जिसके अंदर ए एन है और ई एन है, ठीक है। तो याद रखिए इन तीनों को एक साथ इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि इन तीनों का मतलब एक ही होता है, जो कि है डूअर का, ठीक है, डूअर का सेंस, ठीक है। सिटी में रहने वाला सिटीजन, सर्जरी करने वाला सर्जन, ठीक है। इस तरह आर्टिसान, आप कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका मुझे भी मतलब याद नहीं है, तो प्लीज आप उसको चेक कर लीजिएगा, ऐड करते वक्त मुझे टाइम हो जाता है बहुत, मतलब ऐड किए हुए बहुत टाइम हो जाता है स्लाइड को, और काम करते हुए लाइक बहुत टाइम हो जाता है, बट जो वॉइस ओवर होता है वो मैं पता नहीं 10 दिन बाद या 5 दिन बाद करता हूँ, क्योंकि मेरा स्केड्यूल बहुत मैस्ड अप होता है, ठीक है।
तो आर्टिसान मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आप चेक कर लीजिएगा जिन वर्ड्स की भी मीनिंग आपको अगर पता करने हो तो, ठीक है। गूगल है, उस पर आप सर्च करके देख लीजिएगा। तो अब यहाँ 14 लिखा हुआ है आपके पास सफिक्स नेस, और हैप्पीनेस हो सकता है, रूडनेस हो सकता है, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग बताता है ये, ठीक है, यानी सैड होने की एक स्टेट, एक हद, ठीक है। तो सैडनेस, हैप्पीनेस, रूडनेस, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस की स्टेट दिखाने के लिए बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सफिक्स 15 जो है आपके पास वो है एंस, ANCE और ENCE, ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्टेट या क्वालिटी को रखना, ठीक है, सामने कंसिडर करना, जिसके अंदर हमारे पास अबंडेंस, एब्सेंस, प्रेजेंस, ब्रिलियंस, एंड्योरेंस और ओबीडियंस, ठीक है। तो ये सब इसमें शामिल हैं, और भी वर्ड हो सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिएगा। सफिक्स है आपके पास अब 16 पे OR। OR में आपके पास आता है, एक मिनट रुकिएगा जरा, हाँ। तो OR में आपके पास आता है वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, यानी क्रिएट करने वाला क्रिएटर, सुपरवाइज करने वाला सुपरवाइजर, सेल करने वाला सेलर, ट्रेटर हम कहते हैं गद्दार को, डिक्टेटर, ठीक है, डिक्टेट करने वाला। और 17 पे जो सफिक्स है वो है शिप, पोजीशन हेल्ड बाय समवन, ठीक है, कोई पोजीशन होल्ड करने वाला बंदा होगा तो उसके लिए हम शिप का सफिक्स यूज करेंगे। जैसे पार्टनर की पोजीशन होल्ड करने वाला, यानी कोई शख्स अगर आपका पार्टनर है और वो आपकी पार्टनर की पोजीशन होल्ड करता है तो आपके और उसके दरमियान पार्टनरशिप है, ठीक है। इस तरह फ्रेंडशिप, कोई आपका बंदा जो है फ्रेंड होगा तो वो आपकी फ्रेंड की पोजीशन होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो फ्रेंडशिप में आ गया। इंटर्नशिप पता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 18 जो है SION और TION, शन, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। इल्यूजन, ठीक है, दोनों का जो इफ आई हैव टू से प्रोनाउंसिएशन में अगर दोनों को काउंट किया जाए तो शन का ही सेंस आता है, ठीक है, TION वाले में भी और SION वाले में भी, ठीक है, सिर्फ वर्ड्स का फर्क है। तो इल्यूजन, इंक्लूजन, एक्सटेंशन, क्रिएशन, इंफॉर्मेशन, कंफर्मेशन, ठीक है, ये सारे इसके अंदर लाई करते हैं। 19 है हमारे पास ट्यूड, ठीक है, सॉलिट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, फोर्टिट्यूड भी होता है, अल्टीट्यूड भी होता है, रिजल्ट देता है किसी भी एक्शन का, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। 20 हमारे पास लास्ट होगा नाउन सफिक्सेस के अंदर, जो कि है TY, ठीक है, ये स्टेट या क्वालिटी बताएगा, जैसे फ्लेक्सिबल होने की क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सेंसिबल होने की क्वालिटी, सेंसिबिलिटी, सेरेनिटी, सेफ्टी और रियलिटी। आई होप दैट इज ऑल क्लियर टू यू। वर्ब सफिक्सेस पे बात करते हैं, जो कि बहुत कम है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये 20 है, ये हम याद कैसे करेंगे नाउन वाले, तो परेशान होने की बात नहीं है भाई, ठीक है, बस एक जगह लिख लो और मेमोराइज करते जाओ, खुद ब खुद ही दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। बाकी मैं रट्टा मारने का बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी इस बात को मानता हूँ कि रट्टा इस चीज का नहीं मारा जा सकता, ठीक है, और मारना टाइम का जाया है, तो इसलिए मत कीजिएगा। सफिक्स नंबर 1 है हमारे पास ATE, 8, ठीक है, यानी कैप्टिवेट, एनिहालेट और एस्टिमेट, ठीक है, यानी कोई चीज करना, ठीक है, एनिहालेट करना, एस्टिमेट करना, ठीक है, किसी चीज को कि भाई इतने टाइम में वो चीज हो जाएगी। तो आई होप दैट इज ऑल क्लियर। सफिक्स आपके पास EN जो है, पीछे भी हमने देखा था, उसमें कुछ और मीनिंग थे। अच्छा, सफिक्सेस रिपीट भी होते हैं, ध्यान में रखिएगा, एक सफिक्स के 3 से ज्यादा यूजेज हो सकते हैं, कहीं भी कैटेगरीज में लाइक कर सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे EN का मतलब है डू, यानी कोई चीज करना, ब्रोड करने को ब्रोडन, ठीक है, अवेक करने को उठाने को अवेकन, ठीक है, और स्ट्रेंथन है स्ट्रेंथ देने को, सॉफ्टन यानी सॉफ्ट करने को, ठीक है। इश यहाँ पे होता है तो उसका मतलब भी कुछ चीज करना, जैसे पब्लिश करना, ठीक है, नरिश करना, पनिश करना, ठीक है, अकॉम्प्लिश करना, ठीक है। इश वाला जो सफिक्स है यहाँ वो इम्पोर्टेंट है, डबल टिक कर लीजिएगा इश वाले को, ठीक है। जैसे ग्रीनिश होता है तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, उसमें कोई काम करना नहीं था, लेकिन उसमें आपको मैंने बताया था शायद अफिक्सेशन वाली क्लास के अंदर, ठीक है, उसका मतलब लिटिल का सेंस होता है, तो सेंस तब्दील हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। जिसने वो क्लास ली है उसको बहुत अच्छी तरह चीजें समझ में आ रही होंगी। FI जो है उसका मतलब है मेक, और यहाँ पे देखिए रेक्टिफाई, यानी किसी चीज को बनाना, सही करने को हम रेक्टिफाई कह रहे हैं। सिंप्लीफाई यानी सिंपल बनाने को, सिंप्लीफाई करना। एम्पलीफाई यानी बढ़ा देने को। ग्लोरीफाई यानी अच्छा कर देने को, ठीक है। IZE, आइज यानी बिकम, ठीक है, कोई चीज बन जाएगी, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइज करना, सोशलाइज करना, ठीक है। लीगलाइज करना, किसी चीज को लीगल बनाने का मतलब है लीगलाइज करना, ठीक है। आइज लगाने का मतलब है कि उसको बनाना, ठीक है। रियलाइज यानी किसी चीज को रियलिटी बताना या दिखाना, ठीक है, तो रियलाइज करवा दिया हमने, ठीक है। आई होप बहुत सारे वर्ड्स के मतलब भी आपको क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि किसी ने भी आपको इस सेंस में सेट करके शायद ना पढ़ाया हो या बताया हो, ठीक है। सो यहाँ पे एडजेक्टिव सफिक्सेस भी लिखे हुए हैं।
जिसमें सबसे पहला हमारे पास एबल है, कैपेबल ऑफ बीइंग, ठीक है, रीडेबल यानी पढ़ने के काबिल, किसी चीज के काबिल, कैपेबल का मतलब भी होता है ना काबिल, कैपेबल ऑफ बीइंग यानी किसी चीज के काबिल, रीडेबल यानी पढ़ने के काबिल, बिलीवेबल यानी बिलीव करने के काबिल, एडवाइजेबल यानी एडवाइस देने के काबिल, एक्सेप्टेबल यानी एक्सेप्ट करने के काबिल। एंड आई होप दैट इज ऑल क्लियर टू यू। सेकंड पे है हमारे पास ए आर, जो कि क्वालिटी शो कर रहा है। एग्जाम्पल हमारे पास है फेमिलियर, रेगुलर, सर्कुलर। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, इसको डबल टिक कीजिए, नंबर थर्ड वाले को। सफिक्स आपके पास जो ई एन गिवन है, सॉरी ई एन है ये नहीं, हाँ ई एन है, मेरे पास स्लाइड में एक्चुअली थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन है। खैर ई एन जो है आपके पास, अब इसको याद रखिएगा, ये वर्ब में भी यूज हुआ था पीछे, अभी मैंने आपको दिखाया था, मैं पीछे वापस ले जाता हूँ, ये रहा, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पे, ठीक है। तो ई एन यहाँ भी यूज हुआ, लेकिन ई एन एडजेक्टिव्स में भी यूज हो रहा है, मैंने बताया ना आपको मल्टीपल यूजेज होता है। तो एक्सेप्शनल केसेस में ये वर्ब भी होता है और एक्सेप्शनल केसेस में एडजेक्टिव भी होता है, मतलब दोनों केसेस वेरी करते हैं आपस में। तो मीनिंग है यहाँ पे मेड ऑफ, जिसका मतलब है जैसे गोल्डन अगर मैंने लिखा है तो गोल्ड का बना हुआ, वुडन लिखा है वुड का बना हुआ, ठीक है, वूलन लिखा है तो वूल का बना हुआ, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, इन चीज़ों को हाईलाइट कर लें, डबल टिक कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ कुछ जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। फुल का मतलब होता है नोटेबल फॉर, ब्यूटीफुल यानी ब्यूटी से भरा हुआ, वंडरफुल यानी वंडर से भरा हुआ, डाउटफुल यानी डाउट से भरा हुआ, केयरफुल यानी केयर से भरा हुआ, ठीक है। नोटेबल फॉर यानी नोटिस में आ जाए कोई चीज़ अगर इतनी भरी हुई या मौजूद है, ठीक है, यानी कैपेसिटी को हमने हाईलाइट कर दिया। और सफिक्स है यहाँ पे एबल, जिसका मतलब है काबिल होना, कैपेबल ऑफ, ठीक है, लिखा हुआ है, इनविंसिबल, सेंसिबल, टेरेबल, गलेबल, ठीक है। सिक्स पे है हमारे पास एक परटेनिंग टू यानी एलर्जिक, एलर्जी जिसको हो, ठीक है, डोमेस्टिक, हिस्टोरिक, एसिडिक। देखो फिर से इश आ गया, इश के मैंने तुम्हें कितने यूजेज बता दिए, एक ग्रीनिश वाला मैंने यूजेज बताया था, फिर एक पब्लिश वाला यूजेज बताया, ठीक है, जो कि डिफरेंट है, और अब एक और डिफरेंट यूजेज आ गया जो एडजेक्टिव में, वो क्या है, बिलोंगिंग टू, सेल्फिश, ठीक है, खुद से, सेल्फ से बिलोंग करने वाला, ठीक है, अपने बारे में ही सोचने वाला, सेल्फिश बोलते हैं ना। टर्किश, टर्की से बिलोंग करने वाला, ठीक है, कंट्री भी आ सकती है, ठीक है। इस तरह आयरिश, पॉलिश, चाइल्डिश, ठीक है, बचपने से बिलोंग करने वाला, चाइल्ड से बिलोंग करने वाला, चाइल्डिश, ठीक है। तो देखिए मीनिंग वेरी कर सकती है, वर्ड्स बहुत सारे हैं ना, दैट्स वाई। तो एट पे आपके पास है स्टिक, स्टिक हमारे पास बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक किसी की, ठीक है, जैसे फैंटास्टिक, जो फैंटेसी वाले में लाइक फैंटेसी सेंस में बहुत होता हो, उसको हम फैंटास्टिक बोलते हैं। पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, सार्कास्टिक, ठीक है, जिसके अंदर सार्काज्म भरा हुआ हो। सफिक्स हमारे पास नंबर 9 पे है आइल, जिसका मतलब है कि किसी चीज की नेचर रखना। फ्रेजाइल यानी फ्रेजिलिटी की जो नेचर होती है, यानी कमजोर, वीक रहने की नेचर, वो रखना, ठीक है, फ्रेजाइल का मतलब होता है। जुवेनाइल हम बच्चों को कहते हैं भाई, ठीक है, जो आई गेस 9-10 साल के बच्चे होते हैं, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, खैर एज वाइज देख लीजिएगा, बट ये बच्चों को ही कंसिडर करते हैं जुवेनाइल, ठीक है। और आपके पास सिनाइल, इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल हम कहते हैं बिल्कुल ही छोटे बच्चे, इन्फेंट, ठीक है, जो आई गेस चल भी नहीं सकते, ठीक है, ये चलने के बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज वाले मैटर पे होते हैं ना। तो खैर रैंकिंग आप खुद ही देख लीजिएगा यार, ठीक है। बाकी मेरा यहाँ पे पर्पस मेन आपको दिखाना है कि सफिक्सेस कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, कौन से, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। 10 पे हमारे पास आई ए एन या ए एन, जो कि बिलोंग कर रहा है किसी जगह से, ठीक है, ये बात मतलब ये मीनिंग देता है कि कोई चीज की चीज से बिलोंग कर रही है, जैसे इंडिया से बिलोंग करने वाले इंडियन, अमेरिका से बिलोंग करने वाले अमेरिकन, रशिया से बिलोंग करने वाले रशियन, विक्टोरिया से बिलोंग करने वाले विक्टोरियन, इस तरह इटली से बिलोंग करने वाले इटालियन। 11 पे हमारे पास सफिक्स है आई बी ई, आइव, ठीक है, जो कि नेचर शो कर रहे हैं, हैविंग द नेचर ऑफ, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्रिएट करने वाले क्रिएटिव, डिसाइसिव, अट्रैक्टिव, सेंसिटिव। 12 पे हमारे पास लेस है, लेस का मतलब होता है विदाउट, जहां कहीं भी लेस लग जाए इसका मतलब पीछे वाली चीज जो है वो उसके बगैर है, ठीक है, यानी फेयर के बगैर फेयरलेस, हेल्प के बगैर हेल्पलेस, एंड के बगैर एंडलेस, स्पीच के बगैर स्पीचलेस। हम बोलते हैं ना आई एम स्पीचलेस, यानी मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है, और स्पीच का मतलब पीछे मैंने आपको बताया था क्या होता है, वर्ड्स होता है, ठीक है। तो लफ्जों के बगैर हूं मैं, मेरे पास कोई लफ्ज ही नहीं है, कुछ है ही नहीं कहने को, ठीक है, तो ये सेंस आता है। और अब ये हमारे पास आखिरी स्लाइड होगी सफिक्सेस से रिलेटेड, सॉरी नहीं, एडजेक्टिव हमारे पास यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है, आखिरी रह जाएगा एडवर्ब सफिक्स, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए 13 पे आपके पास ओ यू एस है, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाएंगी, ठीक है, स्टडी करने वाले को स्टडियस, पियस, रिलीजियस और करेजियस, ठीक है। इस तरह 14 पे ए एल है, ठीक है, जिसके अंदर हमने ऐड कर दिया एसेंशियल, पार्शियल, फाइनेंशियल और मेंटल, ठीक है। ये हमें शो कर रहा होता है कि जैसे कोई चीज है तो वो अपनी किस स्टेट पे है, कहाँ पे है, ठीक है।
फाइनेंस की स्टेट में है तो फाइनेंशियल, ठीक है। इस तरह मेंटल, पार्शियल, ठीक है, आधा आधा होना, पार्शियल तो पता है ना आपको। इस तरह 15 पे सम है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं फिर से हम लोग, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय ऑल मींस का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, या कैरेक्टराइज बाय एन एट्रीब्यूट का मतलब भी यही है, ठीक है। तो बर्डनसम यानी जिसके ऊपर बर्डन हो, हैंडसम, ट्रबलसम, ठीक है, टायरसम, इस तरह के सारे वर्ड्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए। ERN द लास्ट वन 16 डायरेक्शन शो करेगा, ईस्टर्न, साउदर्न, नॉर्थर्न और वेस्टर्न, ठीक है। सो आई होप दैट इज ऑल क्लियर टू यू। थोड़ा तेज गया हूं मैं क्योंकि ये बच्चों वाली चीजें, अब इस पे हम 2-2 घंटे जाया नहीं करेंगे। एडवर्ब सफिक्सेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टुडे इन दी STM लेक्चर, तो इसको लाजमी डबल टिक कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए नॉर्मली बच्चों के जहन में टीचर्स का बहुत ही लाइक मैंने देखा है, हमारे पास प्राइमरी की जो टीचर्स हैं, थैंक्स टू देम इन पाकिस्तान, या पता नहीं शायद आगे कहीं भी कहीं और भी ऐसा होता हो या ना होता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा कल्चर ये बना हुआ है कि भाई जहाँ कहीं भी आपको ली दिखे बस वो एडवर्ब है, ठीक है। तो ये गलत बात है। आज मैं इस वाले मामले को इस वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। तो गौर से मेरी बात सुनिएगा, जहाँ कहीं भी ली लगेगा वो एडवर्ब नहीं होता। क्यों? देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एडवर्ब हमेशा तभी आपको दिखेगा जब किसी एडजेक्टिव के साथ ly सफिक्स लग जाए, यानी ली लग जाए, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ। फॉर एग्जाम्पल वाइज हमारे पास एडजेक्टिव होता है, अगर इसके साथ ली लगा दें तो वाइजली, वाइजली क्या है? एडवर्ब। नाइस हमारे पास एडजेक्टिव होता है, इसके साथ हम ली लगा लें, क्या बनेगा? नाइसली। नाइसली क्या है? एडवर्ब। ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव होता है, हम बोलते हैं ना शी इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अगर मैंने ब्यूटीफुल एडजेक्टिव कंसिडर किया और इसके साथ ली लगा दिया तो नाउ दैट इज ब्यूटीफुली, और ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब। अब जरा ट्विस्ट देखिएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज जहन में रखनी है कि भाई एडजेक्टिव के साथ जब भी ली लगेगा तो एडवर्ब होगा, ये मेन बात है जो जहन में रखनी है, ठीक है। और कोई भी चीज अगर ली के साथ लगी हुई हो तो वो एडवर्ब नहीं होगी, और ऐसा केस एक्चुअली प्रेजेंट है हमारे पास जो वर्ड्स में देखने में मिलता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता है नहीं। तो लेट मी शेयर दैट। वो क्या है? अगर मैं थोड़ा सा ओरिएंटेशन को चेंज करूं, थोड़ा सा लाइक मैं फॉर्मूले को चेंज करूं, तो हमारे पास अगर नाउन आ जाए और उसके साथ ly सफिक्स लग जाए तो अब ध्यान में रखिएगा ये एडवर्ब नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव होगा। कैसे? एग्जाम्पल दीजिए, नमूना दिखाइए, ठीक है। देख लीजिए आपके सामने गिवन है, फ्रेंड के साथ हमने ly सफिक्स लगा दिया, फ्रेंड बन गया फ्रेंडली। मैन के साथ हमने ly सफिक्स लगा दिया, मैन बन गया मैनली। ब्रदर के साथ हमने ly सफिक्स लगा दिया तो अब ये क्या बन गया? ब्रदरली। तो अब यहाँ पे ये एडवर्ब नहीं है, ली तो फिर भी लगा हुआ है बट ये एडवर्ब नहीं है। फ्रेंडली का मतलब है कि अब ये एडजेक्टिव हो गया। हम बोलते हैं ना शी इज सो फ्रेंडली, क्यों बोलते हैं? वहां पे वो एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। तो यही चीज मैं क्लियर करना चाह रहा था आपको, ठीक है। ये सारी बात मैंने इंग्लिश में लिख दी, तो ध्यान में रखिएगा कभी भी अगर आप ly सफिक्स देख लें तो ly सफिक्स का मतलब हमेशा एडवर्ब नहीं होता, उसमें आपको पीछे चेक करना पड़ेगा कि ly जिसके साथ लगा हुआ है क्या वो नाउन है या वो एडजेक्टिव है। अगर तो वो नाउन है देन पूरा जो लफ्ज होगा वो एडजेक्टिव कंसिडर होगा, और अगर वो वर्ड जो है वो खुद ही एडजेक्टिव है तो पूरा जो वर्ड होगा वो एडवर्ब कंसिडर होगा, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए, इन सारी चीजों को आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया। यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है, ठीक है, यानी पूरी जो कहानी थी वो यहाँ पे एंड हो जाती है। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें करनी है जो स्लाइड से रिलेटेड है, चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। अब देखिए ये स्लाइड्स हमारे पास अब नहीं है, ठीक है, और मैं असल में एक्सप्लेन करना चाह रहा था इसलिए यहाँ तक ले आया आपको खाली स्लाइड्स तक। तो देखिए मैंने एक स्लाइड ये भी डिजाइन की है, प्लेन लेक्चर स्लाइड होगी, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं चीज़ें डिस्कस करूंगा और लाइंस इसमें गिवन नहीं होंगी, ठीक है। ये भी कुछ स्लाइड्स होंगी प्लेन लेक्चर्स की। और फिर हमारे पास एक स्लाइड होगी प्लेन पिक्चर स्लाइड, जिसके अंदर मैं आपको पिक्टोरियल चीज़ें भी दिखाऊंगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें पिक्चर्स की जरूरत पड़ती है तो उसमें मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आज हमारा इंटरफेस चेंज हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंटरफेस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो में ये सब समझाना ना पड़े, ठीक है, और डायरेक्ट बात हो। प्लेन पिक्चर स्लाइड है। इसी तरह अब देखिए, अब हमें इंपॉर्टेंट बात करनी है आज के टॉपिक में। जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एग्जाम के अंदर क्या वेटेज है इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो जहन में रखिएगा सबसे ज्यादा जिन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है वो टॉपिक्स आपके पास हैं प्रपोजिशंस, नाउन्स और वर्ब्स, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल जो आएंगे वो इन टॉपिक्स से आएंगे। जबकि ऑन दी अदर हैंड वी हैव कंजंक्शंस, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स ऑन 20%, यानी इनका जो मयार होगा वो 20
फीसद पे आएगा, क्योंकि इनसे भी सवाल आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें भी असल में रैंकिंग को लाजमी कंसिडर कीजिएगा, यानी सबसे ऊपर जो मैंने चीज़ लिखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 70% वाले में मैंने प्रपोजिशन लिखा है ना, तो प्रपोजिशन से ज़्यादा सवाल आते हैं। फिर नाउन्स है, फिर वर्ब्स है। इसी तरह 20% वाले में कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एडजेक्टिव्स है और फिर एडवर्ब्स है, ठीक है। तो लाजमी इसको कंसिडर कीजिएगा। और सबसे लास्ट में इंटरजेक्शंस और प्रोनाउंस है, जिसके अंदर प्रोनाउंस है तो फिर भी हो सकता है कोई इक्का दुक्का कोई सवाल फेंक दें वो, लेकिन इंटरजेक्शन से तो कोई सवाल नहीं आने वाला, ठीक है। चांस ही नहीं बनता, बहुत कम चांस है, ठीक है। तो काइंडली इस वेटेज एनालिसिस को कंसिडर कीजिएगा। और अब से आपको मैं एग्जामिनेशन वेटेज एनालिसिस यानी EWA की स्लाइड जो होगी वो लाजमी हर टॉपिक में शो करूंगा, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। चीज़ों को मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मेरा स्केड्यूल मुझे इजाज़त नहीं देता, ठीक है। तो मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई देखो, मैं रिसोर्सेज रिलीज कर रहा हूँ फ्री में, बिल्कुल, ठीक है। कहाँ रिलीज कर रहा हूँ? अपनी EWR कम्युनिटी पे रिलीज कर रहा हूँ। इसका लिंक जो होगा वो कम्युनिटी में गिवन है। वो मेरा एक पूरा व्हाट्सअप चैनल है जहाँ पे मैं बच्चों को गाइड करता हूँ वॉइस मैसेज के थ्रू, ठीक है। पोल्स के थ्रू उनको पार्टिसिपेट करवा के उनसे रिस्पॉन्स लेता हूँ, उनको डिफरेंट रिसोर्सेज भेजता रहता हूँ, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरी जो चीज़ें हैं ना, लाइक दूसरी हमारे पास जो भी कम्युनिटीज़ हैं या जो दूसरे टीचर्स हैं, ठीक है, आपने नाम भी सुने होंगे बहुत मशहूर मशहूर टीचर्स के, तो उनसे जो रिसोर्सेज मुझे मिलती हैं मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसी कम्युनिटी पे। वो चैनल वगैरह पे नहीं मिलेगा आपको। तो काइंडली टाइम निकाल के ना ज़रा उस कम्युनिटी को फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, बिल्कुल, ठीक है। उसका लिंक जो होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सेकंड बात ये है कि EWR का हमारे पास एक प्लेटफॉर्म भी है इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा खास होता नहीं है, लेकिन वो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे मैं शॉर्ट स्लाइड्स वगैरह डालता हूँ और कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत भी वहाँ पे हो जाती है। अगर लाइक इंटरेक्शन बन गया तो ज़रूर मैं वहाँ पे डिस्कशन सेशंस भी रखूंगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो आपके इस काम आ सकता है कि अगर आपको मुझसे कोई बातचीत करनी हो या मुझसे कोई कांटेक्ट करना हो तो आप उधर मैसेज अपना छोड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को हल करवा सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक जो होगा वो चैनल बायो में मिल जाएगा। तो आई होप द कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म स्लाइड इज ऑल क्लियर, ठीक है। यहाँ तक हमारी सारी बात कंप्लीट होती है। और अब अगर आपके कोई भी मामला हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, मुझे पता है ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा था, ठीक है, मैंने उसको बिल्कुल अपनी कंसिडरेशन में लिया है और मैं बिल्कुल उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और भी अगर कोई बात हो, कोई इंटरफेस से रिलेटेड बात हो, कोई भी चीज़ हो जो आपको लगता हो कि इम्प्रूव करनी चाहिए लेक्चर्स में या कंटेंट में, चीज़ों में, तो लाजमी उसको मेंशन कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना रिस्पॉन्स नहीं देंगे, अगर आप अपनी बात मुझे नहीं बताएंगे कि आपको किस तरह का टॉपिक चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, तो मैं भी लाइक फिर रैंडमली ही चलूंगा अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर कुछ होगा नहीं। कुछ लोग मुझे रिस्पांस देते हैं लेकिन वो फ्रंट पे नहीं देते, वो पब्लिकली नहीं देते, वो प्राइवेटली मैसेज कर देते हैं, तो वो भी ठीक है, उसको भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बट एक्चुअली मुझे रिस्पॉन्स तो दो ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, भले पब्लिकली ना दो, प्राइवेटली दे दो, ताकि मैं उसको कंसिडरेशन में तो लूँ, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बातें क्लियर होंगी, आपको इंटरफेस भी पसंद आया, ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, बाकी आप बताएंगे कैसा था क्या था, ठीक है। So see you next time in the next lecture. Stay humble and ace English lectures with Rohan.